हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। मेरे ट्रांसप्लांट को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगा कि मुझे अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरा कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट है और 2 दिसंबर 2017 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवाने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाना है या जो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको उस प्रोसीजर में हेल्प करेंगे। तो मेरी किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी स्टार्ट होती है 2017 जनवरी मंथ पे, जब मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नाम रजिस्टर करवाया। उससे पहले मैं जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाती थी वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट से हमने बात की कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे रूबी हॉल क्लिनिक के नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया। रूबी हॉल क्लिनिक पुणे का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ट्रांसप्लांट जर्नी ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी जब मैं ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए नाम रजिस्टर करवाने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। इससे पहले मैंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था और ना ही किसी हॉस्पिटल में इसके बारे में पता किया था। मैंने सिर्फ रूबी हॉल क्लिनिक में डॉक्टर के रेफ़र करने से मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया, फॉर्म फिल किया। बस मैं एक बार रूबी हॉल क्लिनिक में जब फॉर्म फिल किया था तब गई थी, और उसके 1-1.5 मंथ के बाद जब मेरे पूरे बॉडी के टेस्ट हुए थे तब मैं रूबी हॉल क्लिनिक गई थी। पूरा साल में 2017 में इसके बाद मैं रूबी हॉल क्लिनिक नहीं गई। मैं डॉक्टर से, मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने बता दिया था कि अभी आप रूबी हॉल के जो डॉक्टर हैं आप उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ। लेकिन मैं डायलिसिस जो है अपने पुराने वाले हॉस्पिटल में ही ले रही थी। लेकिन जो मंथली मेरी रिपोर्ट्स थी वो 2-3 मंथ के बाद मैं जाती थी अपने डॉक्टर के पास जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया है, तो मैं उनका फॉलोअप ले रही थी। वो भी मैं उनके क्लिनिक में जाती थी, रूबी हॉल मैं हॉस्पिटल में नहीं जाती थी। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या करना होता है, कैसे करना है, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी और मुझे कुछ ऐसा फेस भी नहीं करना पड़ा जिससे मुझे लगे कि मुझे जानकारी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जैसा प्रोसीजर चल रहा था उसके साथ साथ चल रही थी। जब रजिस्टर करवाने के 1-1.5 महीने के बाद मेरे पूरे बॉडी के टेस्ट हुए तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपकी बॉडी जो है वो रेडी है, आप रेडी हो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। आपको जब भी कॉल आए आप अपने ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और हमें कॉल आ भी गया था 3 मंथ के बाद हमें फ़र्स्ट कॉल आया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 2-3 मंथ के बीच में ही हमें फ़र्स्ट जो कॉल आया था, हम लोगों ने वो कॉल जो नहीं लिया, हम लोगों ने डिले कर दिया क्योंकि हमारा कुछ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम चल रहा था। डॉक्टर उसके बीच में भी पूरे साल में भी 2-3 कॉल और भी आए और हम लोगों ने वो भी जो है वो डिले कर दिया। उस टाइम पे भी हम लोगों ने उनको बोला कि हम जो है फाइनेंशियली रेडी नहीं है क्योंकि हमारा इंश्योरेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। वो प्रॉब्लम हमारा नवंबर मंथ में सॉल्व होने वाला है, तो उसके लिए आप हमें नवंबर मंथ के बाद में कॉल करो। जब नवंबर मंथ में आके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम जो चल रही थी नवंबर मंथ के बाद हमारी ठीक हो गई थी। नवंबर मंथ में आके अब मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी ट्रांसप्लांट की कॉल आए मुझे, लेकिन उससे पहले जो है मुझे वेट नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जो है वो अभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवाते हो तो जो भी आपका वहाँ पे पैकेज रहता है, जैसे हमें रजिस्टर करवाते टाइम ही उन्होंने बता दिया था कि आपका 10 से 12 लाख का पैकेज है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बहुत सुना हुआ था उस टाइम पे कि अगर कैडेवर के लिए हम नाम रजिस्टर करवाते हैं तो 1-2 साल के बाद जाके आपका जो नंबर है वो आता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। मुझे 2-3 मंथ में ही कॉल आ गया था, जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली पहले से रेडी नहीं थे। अगर आप कैडेवर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो आपको, अगर सोच भी रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आप पहले उस हॉस्पिटल में जाके अपना पूरा पता करवा लो कि आपका जो है टोटल खर्चा कितना आने वाला है।
क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको मेरे जैसे कॉल आए और आप फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से आप वो कॉल जो है वो डिले कर दो। इसलिए यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि कैडवर किडनी ट्रांसप्लांट में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा टाइम लगता है। मैंने जितने भी लोगों से सुना है उनकी जो टर्न है वो जल्दी आ जाती है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आप किस हॉस्पिटल में करवा रहे हो, वो कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है, जहाँ मेरे अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर कॉल आ जाती है, आप पता करवा सकते हैं। ये था एक इम्पॉर्टेंट टिप जो कैडिवर किडनी ट्रांसप्लांट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि कैडिवर किडनी ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में बहुत डिफरेंस है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में आपका सब कुछ प्लान्ड होता है, आपका डोनर प्लान्ड होता है, आपका डेट, आपका एवरीथिंग जो है वो प्लान होती है। लेकिन कैडिवर किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ भी प्लान नहीं होता, आपको सडनली सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो रखें। तो जैसे ही नवंबर मंथ ख़त्म हुआ, मुझे अपना 1 दिसंबर को मुझे अपना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कॉल आज आ गया था हॉस्पिटल से। एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, शाम के 7 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और उनको कॉल आया कि आपका नंबर जो है आ गया है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम जल्दी रेडी हो जाओ, हमें 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंचना है, क्योंकि कैडिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रेडी कैसे होना है, मतलब क्या तैयारी करनी है। वो एक हॉस्पिटल जो एक माइंड में रहता है ना कि हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल का बैग रेडी करना है, कुछ ऐसा। तो मैं सोच रही थी कि वो मैं मतलब तैयारी में मैं कैसी तैयारी करूं, क्या लेके जाऊं, क्या नहीं लेके जाना। उस टाइम पे मैंने एक किडनी ट्रांसप्लांट, कैडिवर किडनी ट्रांसप्लांट जो रिसिपिएंट थे उनको कॉल किया। एक्चुअली मेरे पास उनका नंबर था, मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में उनका नंबर लिया था, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी इस टॉपिक पे। लेकिन उस दिन मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे कॉल करना चाहिए उनको। मैंने उनको कॉल किया और उनको पूछा कि मतलब क्या क्या रेडी करना है, क्या तैयारी करनी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा बैग रेडी करके नहीं लेके जाना, वो अंदर आपको कुछ भी नहीं अलाउ करते। इवन कि आपने जो खुद के कपड़े पहने होते हैं वो भी अंदर लेके नहीं जाने देते। इसलिए उसने मुझे बोला कि तुम रिलैक्स रहो, तुम बस वहाँ पे जाओ, वो सारा प्रोसीजर वो खुद देखेंगे, आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें कॉल आई है और तुम जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जाके तुम्हारा नंबर ना भी लगे, क्योंकि पहले वो टेस्ट करते हैं और जिसकी रिपोर्ट, एक पेशेंट को नहीं, वो 3-4 लोगों को बुलाते हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो उस डोनर के साथ मैच करती है, उसी का ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार जब मैं जा रही हूँ तो मेरा नंबर ज़रूर लगेगा। तो मेरे अंदर पूरा ऐसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो फीलिंग कैसी थी। मतलब सडनली आपको पता चलता है कि आपका बस 2-3 घंटे में आप पहुंचना है और आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है। इससे पहले आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या करना है ये भी मुझे नहीं पता था, आगे क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं पता था। तो हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुँच गए, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 1 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाते ही उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए और 1 घंटे के बाद ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हाँ, आपका ही ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो आप इसलिए सबसे पहले आपकी एक डायलिसिस होगी, तो आप जल्दी जल्दी एक डायलिसिस के लिए रेडी हो जाओ, आप डायलिसिस यूनिट पहुँचो। तो उस टाइम पे रात का टाइम था। जैसे ही मैं 7 बजे घर से निकली थी तो मैं अपना खाना पैक करके निकली थी। डॉक्टर ने जैसे ही मुझे बोला कि आप ठीक है, आप जाओ, आप डायलिसिस यूनिट में पहुंचो। तब तक मैंने बोला मैंने तो खाना ही नहीं खाया अभी। तो बोले ठीक है, आप पहुंचो, आपके हस्बैंड जो है वो खाना लेके आएंगे। तो जैसे ही डॉक्टर निकल के जाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना डायलिसिस यूनिट में, मुझे ये खाना अभी गाड़ी में बैठ के ही खाना है। तो जैसे ही डॉक्टर निकल के जाते हैं तो मैं पहले खाना खाती हूँ अच्छे से। मतलब उस टाइम पे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी मैं नॉर्मल फील करती थी और कभी कभी एकदम से एक्साइटेड हो जाती थी, मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी। मैंने आराम से बैठ के अपना खाना खाया और 11 बजे मैं डायलिसिस यूनिट में पहुंची और वहाँ पे मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ। 4 घंटे का वो मेरा डायलिसिस था। उसके बाद 1 घंटे का प्लाज्मा हुआ और सुबह के 5 बजे उन्होंने मुझे बोला कि आपको रेडी हो जाओ, आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है। तो सीधा डायलिसिस यूनिट से मैं सीधा
ऑपरेशन थिएटर में गई। बाहर मेरे उस टाइम पे मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, और जब मैं अंदर जा रही थी तो बड़ी अलग सी फीलिंग लग रही थी, लेकिन मैं डर नहीं रही थी। मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा कि सब ठीक होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उस टाइम पे मुझे इतनी पॉजिटिव बातें बताई थी, और जिनको मैंने कॉल किया था उसने बताया था कि डरने की। मैंने उसको ये बात भी पूछी थी कि वहाँ पे पेन होगा क्या, तो वो उसने बताया कि नहीं, जब ट्रांसप्लांट होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं रिलैक्स थी कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो मैं जैसे ही ओटी में गई, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ ऐसे सूंघने को दिया था कुछ। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से ब्रीथ करो इसको अंदर तक। मैंने बहुत लंबा सांस लिया उसको अपने मुंह पे रख के। तो उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। जब मुझे होश आई 9:30-10 बजे, तो मैं आईसीयू में थी, और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे सामने डोर के उस पार आईसीयू के बाहर मेरे हस्बैंड खड़े थे, और मतलब मैंने खुशी से उनको ऐसे वेव किया। और उसके बाद मैंने जो मेरे पास नर्स खड़ी थी, मैंने उसको पूछा, मतलब मैंने इशारे से उसको पूछा कि कैसा है। तो उसने बोला कि टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छी है, तुम्हारा यूरिन आउटपुट अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा था, कुछ भी इशू नहीं हुआ, और कुछ पता भी नहीं चला कैसे हो गया। और 3 दिन तक मैं वहाँ पे रुकी थी आईसीयू में। और उसके बाद मुझे उन्होंने एक अलग सा वार्ड था जो ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बनाया होता है, वहाँ पे एक रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो मैं टोटल 14 डेज़ तक वहाँ हॉस्पिटल में रही थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल का रूल था कि वो 14 डेज़ तक पेशेंट को रखते हैं। तो आफ्टर 14 डेज़ जब मुझे डिस्चार्ज मिला तो मैं घर पे आई, तो सब कुछ मैंने जो सोचा था आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ वैसी नहीं होती। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आफ्टर ट्रांसप्लांट जो फर्स्ट 6 to 7 मंथ थे वो बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे हर मंथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। जो 6 to 7 मंथ थे, मुझे पता है कि मैंने कैसे एक रूम में एक ही बेड पे निकाले थे। तो सबसे पहले जब मुझे डिस्चार्ज मिला तो घर आने के बाद डॉक्टर के पास 2-2 दिन के फॉलोअप के लिए जाना था। तो हम 2 दिन के बाद टेस्ट करवा रहे थे, और 2 दिन के बाद ही उनके क्लिनिक में उनको मिलने के लिए जा रहे थे। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी मैं कभी भी डॉक्टर को मिलने के लिए रूबी हॉल क्लिनिक नहीं गई। सिर्फ ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आ गई, इसके बाद मैं कभी भी नहीं गई। मैं उनके पर्सनल क्लिनिक में ही उनको मिलने जाती हूँ, अभी तक मैं वहीं ही जाती हूँ। तो जैसे ही घर पे आई तो मेरा वेट कम होने लगा। नॉर्मली जो है वो वेट बढ़ता है लोगों का, लेकिन मेरा वेट जो है कम होने लगा। 2-2 दिन के बाद 1-1 किलो वेट जो है कम हो रहा था, और 15 दिन के अंदर अंदर 7-8 किलो तक वेट जो है कम हो गया था मेरा। तो जब मेरा वेट हर बार कम होता जा रहा था, तो तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका वेट क्यों कम हो रहा है, वेट कम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलता कि ये मेडिसिन आप पे असर कर रही है कि नहीं कर रही। तो तब मैंने अपनी डाइट को जो है, ऑलरेडी डाइट थी मेरी, पता नहीं क्यों वो कम हो रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा और डाइट जो है वो इंक्रीज़ की, और फिर अपना वेट जो है थोड़ा स्टेबल किया। जितना डॉक्टर ने मुझे बताया था मेरी बॉडी के हिसाब से, मैंने अपना उतना वेट जो है वो उसको वहाँ पे स्टेबल किया। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, मतलब 1 ही मंथ अभी निकला था, फेब मंथ की बात, दिसंबर में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, जनवरी मंथ में अभी निकला था, मतलब उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे मुझे। लेकिन फेब मंथ में आके मुझे पीरियड्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, चाहे वो सीकेडी स्टेज, कोई भी सीकेडी स्टेज है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट है, चाहे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट है। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी आपको पीरियड्स का जो है वो इशू आता है, ऐसा मुझे नहीं पता था। ये भी मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। मतलब मुझे रेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, और 15 से 20 दिनों तक वो लगातार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था कि मुझे डॉक्टर की सलाह से मुझे गायनिक को मिलना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि हम किसी और डॉक्टर से मेडिसिन भी जो है वो लेते टाइम डरते हैं। तो लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे एक मेडिसिन दी, सिर्फ वो इसलिए दी थी क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उसको स्टॉप करना था।
उसके बाद भी ये जो इशू है पीरियड्स का, ये मैंने और भी लोगों से बात की है, ये काफ़ी ज़्यादा इशू बढ़ जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मुझे नहीं पता था, ये बाद में भी मुझे आके 2019 में भी आके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस चीज़ को लेकर। उस टाइम पे मैं इसका ट्रीटमेंट लेने वाली थी, लेकिन 2020 में आके लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मेरा जो ट्रीटमेंट था वो बीच में ही रह गया। लेकिन थैंक गॉड कि उसके बाद जो है वो कोई इशू नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई पूरे लॉकडाउन में, और अभी तक सब ठीक है। और इस टॉपिक पे मैंने और भी बहुत सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट से बात की है और उन्होंने एक ट्रीटमेंट लिया है। तो इसलिए अगर आपको कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है और ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से और गायनिक से, दोनों से बात करें। ये प्रॉब्लम का सलूशन है, ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है जिससे वो ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। मैंने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे बाद में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कुछ फील होता है, तो अगर मैं इस चीज़ के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी शेयर करूँगी। ऐसा होने के बाद 3rd मंथ 4th मंथ में आकर मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, जो कि मेरे लिए और ज़्यादा एक बड़ी बात थी। और मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब आफ्टर ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन नाम से ही हम लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को इसलिए कमरे में बंद करते हैं क्योंकि हमें इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नाम भी हम सुन लेते हैं, वर्ड भी सुन लेते हैं, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। जब डॉक्टर ने मेरे यूरिन रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे यूरिन कल्चर करवाने को बोला, तो उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि यूरिन कल्चर की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कुछ ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई थी जिससे डॉक्टर भी थोड़ा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इन्फेक्शन है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिपीट में वो टेस्ट करवाने के लिए बोला, तो उसके लिए 15-20 दिन लग गए थे उसकी रिपोर्ट आने में। तो सेकंड टाइम जब वो टेस्ट किया गया, तो इस बार जो इन्फेक्शन आई थी, यूटीआई इन्फेक्शन आ रही थी मुझे, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक रूम में हूँ, घर से बाहर मैं निकल नहीं रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जब मैंने इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है ये नॉर्मल है, हो जाता है यूटीआई इन्फेक्शन, लेकिन जो पहले वाली इन्फेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्मफुल थी और जो आप बोल सकते ख़तरनाक थी। जब मेरा सेकंड टेस्ट हुआ, सेकंड बार कल्चर करवाया गया, तो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई थी वो ठीक थी। उसके लिए फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। 10 दिन तक मैंने वो आईवी के थ्रू मेडिसिन लेनी थी, मतलब दिन में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। तो वो 10 दिन भी काफ़ी चैलेंजिंग थे, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने डेली हॉस्पिटल नहीं जाते थे कैनुला लगाने के लिए। हम एक बार लगवा के लेकर आए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद मेरे हस्बैंड ही उसको घर पे लगाते थे, लेकिन कभी कभी वो भी प्रॉब्लम करने लगता था। तो पूरा 10 दिन वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट चला था और 10 दिन तक कैनुला मेरे हाथ में था। तो वो 10 दिन भी मेरे ऐसे ही थे, मतलब मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती थी। मेरा जो पूरा टाइम था ये आफ्टर ट्रांसप्लांट, मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ मैं रूम में रहती थी, रेस्ट करती थी, सोती थी, खाती थी, टीवी देखती थी। इसके अलावा मेरी बॉडी मतलब उतनी एक्टिव नहीं थी जितनी मैं आजकल लोगों से सुनती हूँ कि वो 2 मंथ के बाद में ही वॉक कर रहे होते हैं। मैं कोई वॉक नहीं करती थी, मतलब मेरे से चला ही नहीं जाता था। मैंने कभी घर के अंदर ही ट्राई किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों मुझे चलने में भी प्रॉब्लम आती थी। मुझे लगता था शायद ऑपरेशन की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा पेन है। यूटीआई इन्फेक्शन को कैसे करके 1-1.5 मंथ में उन्होंने स्टेबल किया। यहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के कि आफ्टर जिनका ट्रांसप्लांट कुछ मंथ हुए हैं, ट्रांसप्लांट हुए, वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि क्रेटिन बढ़ गया। देखिए, क्रेटिन जो है वो स्टार्टिंग में 1 साल तक ऊपर नीचे होता रहता है, बॉडी को टाइम लगता है इन सब चीज़ों को एडजस्ट होने में। अगर तो आपका क्रेटिन 1.5 के नीचे आ रहा है तो ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांट कुछ मंथ तक ऐसा चलता है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो अगर कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम की बात है। अगर कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, तो इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो हर रिपोर्ट में इंक्रीज़ हो रहा है या 2 से ऊपर जा रहा है, तो वो टेंशन की बात है। एक्चुअली बॉडी में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स रहती हैं जो नॉर्मल नहीं होती आफ्टर ट्रांसप्लांट, उनको टाइम लगता है। मेरा आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरा पोटाशियम बहुत हाई था,
डायलिसिस के टाइम पे भी हाई था, आफ्टर ट्रांसप्लांट भी वो हाई था। मतलब पहले 2 मंथ ठीक था, लेकिन तीसरे चौथे मंथ में आके ही वो हाई हो गया था। मेडिसिन चली उसके लिए 1-1.5 मंथ तक, फिर मेरा पोटाशियम जो है वो नॉर्मल हुआ था। तो हर मंथ कुछ ना कुछ हो रहा था। और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी फॉलोअप के लिए, मतलब 15 दिन में एक बार हम लोग जा रहे थे, तो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि मैं अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो, क्योंकि मैं ऐसे लंगड़ों के जैसे चल रही थी। तो मैंने बोला पता नहीं, लेकिन मुझे चलते टाइम पेन हो रहा है। ऐसा ही पेन मुझे ट्रांसप्लांट के पहले भी हुआ था, मैंने अपने डायलिसिस एक्सपीरियंस वाली वीडियो में भी बताया था। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बताया कि ठीक है, तुम्हें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिलो। उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मैं रूबी हॉल क्लिनिक के ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिली। उन्होंने मेरे एक्सरे करवाए, तो उन्होंने देखा कि एक्सरे में मेरे दोनों हिप जॉइंट जो है वो उनमें क्रैक आ चुका था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि आपको शायद से एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो लेकिन वो ऐसा टाइम होता है कि हम एक सर्जरी के बाद, ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कोई दूसरी सर्जरी नहीं करवा सकते। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप साथ में एक एंडोक्राइन डॉक्टर को भी मिलो। मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना था एंडोक्राइन डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ का डॉक्टर है। जब मैंने उनको मिली जब मैं, तो मुझे पता चला कि वो हार्मोन्स को ट्रीट करते हैं, और मेरा पीटीएच की हार्मोन की वजह से ही मेरे बॉडी में कैल्शियम बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से ही मेरी बोन्स जो है बहुत वीक हो चुकी है। तो मेरा फिर दोनों डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट से तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और साथ में एंडोक्राइन डॉक्टर, दोनों का ट्रीटमेंट साथ में चला। हाई डोज की विटामिन डी और हाई डोज कैल्शियम की मुझे टैबलेट्स दी गई। और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था उस टाइम पे कि ठीक है, अगर तो ये मेडिसिन हम देखते हैं, हमें भी श्योरिटी नहीं है कि ये रिकवर कर पाएगा कि नहीं, तो ठीक है, अदरवाइज़ एक ही ऑप्शन है, आपको शायद से फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा 3 मंथ तक उन्होंने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दी थी। मतलब पहले से ही 3-4 मंथ तो मेरे वैसे ही उसमें निकल गए थे, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने पूरा 3 मंथ में कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। मैं उस टाइम पे ना तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने जाती थी, मेरी जो रिपोर्ट्स रहती थी वो 15-15 दिन की बाद की जो मैं करवा रही थी, वो मेरे हस्बैंड ही लेके जाते थे, वही दिखा के मेडिसिन जो है डॉक्टर लिख देते थे। क्योंकि एक्चुअली सारे डॉक्टर जो है रूबी हॉल क्लिनिक के ही थे, और सारे लोग मिलकर ये पूरी एक टीम बनाकर ये काम कर रहे थे। और इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला, इतने अच्छे डॉक्टर थे वहाँ के, कि मतलब 3 मंथ के बाद मैं धीरे धीरे ईज़िली चलना स्टार्ट किया। तो जब मैं 6-7 मंथ के बाद रूम से बाहर निकली, तो मुझे फिर लगा कि हाँ, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तब मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा, मैं चलने लगी, अपना खुद का काम करने लगी, और धीरे धीरे जो है मेरी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। तो एक्चुअली मैंने 7th मंथ और 8th मंथ में आकर मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी। वो भी बहुत स्लो वॉक करती थी मैं। 1 साल लगा मुझे नॉर्मल वॉक करने के लिए, पूरा 1 साल लगा था। तो वो 6 to 7 मंथ जो थे बहुत चैलेंजिंग थे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसप्लांट के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम जो है मुझे आएंगी। लेकिन थैंक गॉड उसके बाद 3 साल कैसे निकले मुझे नहीं पता, मुझे उसके बाद कोई इशू नहीं आया। तो इन पूरे 4 सालों में जो पहले के कुछ मंथ थे वो काफ़ी चैलेंजिंग थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, लेकिन मैंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा, और मैंने हर चीज़ को मतलब गिव अप करने की कोशिश नहीं की कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं उसको प्रोसीजर को जो है धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रही थी, और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर रही थी कि मेरी बॉडी इन मेडिसिन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है। और फिर मुझे फील हो गया था ये कि मेरी बॉडी को टाइम लगेगा इन सारी मेडिसिन में एडजस्ट होने में। ये पूरे ऑर्गन जो मुझे कैडेवर किडनी मिली है उसको अपनी बॉडी में एडजस्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अगर आपका भी ट्रांसप्लांट हुआ है तो पेशेंस रखो, और अपने डॉक्टर को फॉलो करो, जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे करो। और इस टाइम पे अगर आपको कोई भी इशू हो रहे तो आप अपने डॉक्टर को डेफिनेटली उस पूरी चीज़ के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करो। बाकी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लो, प्रॉपर मेडिसिन लो, उसको स्किप नहीं करना। वाटर अच्छे से, पानी जो है वो अच्छे से पीना है। अपनी डाइट कंट्रोल करके रखनी है, ज़्यादा
सॉल्ट और ज़्यादा शुगर नहीं लेना अपनी डाइट में। जैसे आपकी रिपोर्ट है आपको उस हिसाब से अपनी जो है डाइट वगैरह को एडजस्ट करना है। तो इन 4 सालों में बाकी का जो टाइम था बहुत अच्छा निकला। मैंने कभी भी थैंक गॉड कि मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि मुझे डॉक्टर को कॉल करनी पड़े कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ अच्छा सा, लाइफ बहुत अच्छी है। आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो तो अगर डर रहे हो तो डरने की बात नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जो है बहुत अच्छा है। आप भी अपना जो है अगर नाम रजिस्टर करवाओ। अगर आप सोच रहे हो आपके पास डोनर नहीं है तो प्लीज़ आप जाओ और जल्दी से जल्दी अपना नाम रजिस्टर करवाओ। तो ये था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस। 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की ये जो जर्नी थी बहुत अच्छी रही। लाइफ में चैलेंज आते हैं लेकिन एक ही बात है, एक तो अपने गिव अप नहीं करना, दूसरा अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। आफ्टर ट्रांसप्लांट ये बातें बहुत मैटर करती है। तीसरा, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है और अपनी मेडिसिन को कभी भी स्किप नहीं करना है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।